ओम त्रिपुरसुंदर्ये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रातस्मरणीयमासारदे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वास्तुशास्त्र विभाग के संस्थापक, वर्तमान उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, गुरु परंपरा में मेरे दादा गुरु परम श्रद्धेय आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी गुरुजी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। इस संगोष्ठी में इस सत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल शर्मा जी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वास्तुशास्त्र विभागाध्यक्ष पूज्य गुरुचरण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। वह विभाग के अन्य आचार्य आदरणीय डॉक्टर देशबंधु शर्मा जी, डॉक्टर प्रवेश व्यास जी, डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा जी, डॉक्टर दीपक वशिष्ठ जी, डॉक्टर नवीन शर्मा जी व इस संगोष्ठी में इससे पूर्व जो भी सत्राध्यक्ष रहे हैं, मुख्य वक्ता रहे हैं, उन सभी गुरुचरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से समुपस्थित सभी प्राध्यापकों, प्रतिभागियों व श्रोतागणों को सादर नमन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा का जो क्षेत्र है वह अत्यंत विशाल है। इसके अंतर्गत 4 वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, दर्शन, स्मृतियां, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, जिसे हम वास्तुशास्त्र या वास्तुकला के नाम से भी जानते हैं। इस विषय में कि वास्तुशास्त्र किसके अंतर्गत आता है, कैसे वास्तुशास्त्र हमारे देश में विशिष्ट स्थान पर अवस्थित है, मेरे से पूर्व अनेक वक्ताओं ने बोला है और मैं उसमें अपना समय न लेकर के सीधे अपने वक्तव्य पर, विषय पर आता हूं। मेरा आज की इस अंतरजालीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय है गृह वास्तु के शास्त्रीय, कलात्मक एवं वैज्ञानिक पक्ष। सर्वप्रथम गृह वास्तु शब्द के अर्थ को जानते हैं। इसमें 2 शब्द हैं, एक गृह और दूसरा वास्तु। पहला शब्द गृह, जिसके संबंध में कहा गया है गृहणातीत गृहम, अर्थात जो दूरस्थ प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करे उसे गृह कहते हैं। तथा दूसरा शब्द है वास्तु, जिसके संदर्भ में कहा गया है वसंति अस्मिन् इति वास्तु, अर्थात जिसमें वास किया जाए वह सभी वास्तु है। वास्तु शब्द संस्कृत भाषा के वस धातु में तृण प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है निवास करना। आचार्य यास्क मुनि के अनुसार वास्तुर्वसते निवास कर्मणः, अर्थात निवास योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता है। अब हम वास्तु के स्वरूप के विषय में जानते हैं। इस संदर्भ में मत्स्य पुराण के अनुसार
अंधकासुर वध के समय आदिदेव भगवान शिव के ललाट से श्वेत बिंदु भूमि पर गिरा, जिससे एक विराट व भयंकर आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने अंधक गण का रक्तपान किया, परंतु अतृप्त होने के कारण वह त्रिलोकी के भक्षण हेतु उद्यत हुआ। यह देखकर भगवान शंकर के आदेश पर सभी देवों ने उसे पकड़कर पृथ्वी पर अधोमुख करके तथा स्वयं उसके ऊपर प्रतिष्ठित हो गए। उसी को ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष की संज्ञा से संबोधित किया है, जिसके संदर्भ में हमें बृहद वास्तुमाला में मिलता है। पुराकृत युगे यासि महद्भूतं समुत्थितं व्याप्यमानं शरीरेण सकलं भुवनं तथा तद्दृष्ट्वा विस्मयं देवा गताः सेन्द्राभयाभृताः ततस्तै क्रोध संतप्तैर्गृहीत्वा तमथासुरं विनिक्षिप्तमधो वक्त्रं स्थिता तत्रैव ते सुरा तमेव वास्तु पुरुषं ब्रह्मा कल्पितवान स्वयं। अर्थात यहां पर मेरे मन में जो चिंतन आता है कि उस वास्तु पुरुष को अधोमुख करके भूमि पे क्यों लिटाया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं विज्ञान है। क्योंकि कहते हैं यत ब्रह्मांडे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात जो उस ब्रह्मांड में है पंच महाभूत वो उस पुरुष के अंदर हैं, इसीलिए उस विशाल काय पुरुष को उस धरती के अंदर अवस्थित कर दिया गया, ताकि उससे जो उसके उस भूमि के ऊपर जिसे वास्तु कहा गया है उसमें जो निवास करेंगे प्राणी, उन्हें उन्हीं पंच महाभूत से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है वो मिलती रहे। अब मैं विषय में बात करता हूं घर की। घर अथवा आवास प्राणी मात्र की आधारभूत आवश्यकता है। प्राणी चाहे वह मनुष्य हो, मनुष्येतर पक्षी, पशु हो, सभी को रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। मनुष्य मकान बनाकर रहते हैं। जलचर समुद्र या नदी तालाब के किनारे, नभचर घोंसलों, पेड़ों के कोटरों या पुराने खंडहरों में रहते हैं, तथा खुले आसमान अथवा धरती पर रहने वाले पशु पक्षी भी अपने बच्चों के जन्म से पहले उनकी सुख सुविधा, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने लिए व उनके लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था कर लेते हैं। वास्तु केवल मनुष्य आदि प्राणियों का ही नहीं, अपितु देवताओं के निवास का भी स्थान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र का उद्देश्य प्राकृतिक तत्वों तथा पंच महाभूतों के सामंजस्य से वास्तु विन्यास की विधि प्रतिपादित करना है। भवन आदि में पंच तत्वों का सही संतुलन बनाए रखना, वास्तु में रहने वाले के लिए पर्याप्त सुविधा व सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा आवास समस्या को सुव्यवस्थित तरीके से सुलझाना वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसमें निवासकर्ता शारीरिक, मानसिक व भौतिक क्षमताओं में अभिवृद्धि करे तथा व्यवस्थित जीवन, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, स्त्री पुत्रादि भौतिक सुखों की अभिवृद्धि व ग्रीष्म वर्षादि जो षड ऋतुएं हैं उनसे रक्षा ही भवन निर्माण का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस संदर्भ में कहा गया है, स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतूनामयनम सुखास्पदमिदम सीतांबुघर्मापहम वापि देवग्रहादि पुण्यमखिलम गेहात् समुत्पद्यते गेहं पूर्वमुशन्ति तेन विबुधा श्री विश्वकर्मादयः। अब हम भवन बनाते हैं, उससे पहले भूमि चयन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जिस भूमि में हम भवन बना रहे हैं यदि वह भूमि सही नहीं हो,
उसमें जो मिट्टी है उसमें ताकत न हो, वो भुरभुरी मिट्टी हो, वहां दलदली जमीन हो, तो वो जो आवास हम बना रहे हैं, भवन जो हम बनाने जा रहे हैं, वह शीघ्र ही गिर सकता है। इस प्रकार के विषयों का हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने गंभीर चिंतन किया है और भूमि चयन की विधि प्रतिपादित की है। भवन निर्माण करने से पूर्व शास्त्रों में भूमि चयन की प्रक्रिया के विषय में वर्णन मिलता है कि कौन से भूखंड में किस वर्ण के जातकों को घर बनाना श्रेयस्कर होगा तथा किसके लिए हानिकर। इस संदर्भ में मिट्टी के गुण दोषों का विचार, उसके रंग, उसके स्वाद, गंध व उस भूमि में उत्पन्न होने वाले तृण आदि से भूमि की पहचान की जाती है। वास्तुशास्त्र में भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा। सबसे पहले मिट्टी के रंग को देखकर भूखंड की पहचान की जाती है कि इस भूखंड में घर बनाना सुख शांति प्रदायक रहेगा अथवा नहीं। उस संदर्भ में कहा गया है, शुक्ला मृत्ना चया भूमि ब्राह्मणी सा प्रकीर्तिता क्षत्रिया रक्त मृत्नाश्चा हरिद्वैश्या उदाहृता कृष्णा भूमि भवेत् शूद्र चतुर्धा परिकीर्तिता। इस प्रकार मिट्टी की सुगंध से भी भूमि चयन की विधि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बृहद वास्तुमाला नामक ग्रंथ में कहा गया है, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्तगंधा तु क्षत्रिया मधुगंधा भवेत वैश्या मध्यगंधा तु शूद्रिका। इसी प्रकार मिट्टी को चखकर तथा उस भूमि में उत्पन्न होने वाले जो घास हैं, तृण हैं, उनसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों में भूमि का परीक्षण किया जाता है। जैसे ब्राह्मणी भूकुशोपेता क्षत्रिया क्षराकुला कुशकासा कुला वैश्या शूद्रा सर्वत तृणाकुला। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भूमि के परीक्षण के लिए इन सभी विधाओं का वर्णन है तथा इसी के साथ कुछ और विधियां भी भूमि चयन की है, जिसमें 1 हाथ लंबा चौड़ा व गहरा गड्ढा बनाकर पुनः उस मिट्टी को जो उस गड्ढे को खोदते समय हमें प्राप्त हुई है उसमें भर देते हैं। यदि वह मिट्टी कम हो जाए तो भूमि अधम, यदि मिट्टी बराबर गड्ढे में भर जाए तो वह मध्यम तथा गड्ढा भरने के बाद भी यदि मिट्टी बच जाए तो भूमि को उत्तम माना गया है। ऐसे ही उस गड्ढे को जल से पूरा भरने से एवं 100 कदम दूर जाकर पुनः लौट करके गड्ढे में भरे हुए जल की स्थिति को देखें। यदि जल लगभग भरा हुआ हो तो उत्तम, चौथाई ही कम हुआ हो तो मध्यम और आधे से भी अधिक कम हो जाए तो भूमि को अधम जानना चाहिए। ऐसी भूमि में घर बनाने से हमको कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आवासीय वास्तु या कक्ष विन्यास की। वास्तु मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक आवासीय वास्तु, दूसरा व्यावसायिक वास्तु और तीसरा धार्मिक वास्तु। आवासीय वास्तु के संदर्भ में मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूं। आवासीय वास्तु के प्रमुख 4 भेद होते हैं। उसके अंतर्गत पहले घास फूस से बनी हुई झोपड़ी, दूसरा लकड़ी से बने हुए घर, तीसरा मिट्टी या खपरेल से बने हुए कच्चे घर और चौथा ईंट, पत्थर, लोहा, चूना या सीमेंट आदि से बने हुए पक्के घर, हवेलियां, महल आदि। आज के वर्तमान युग में पक्के मकान भी हमको 2 प्रकार के दिखते हैं। एक तो स्वतंत्र भूमि पर बनाया हुआ घर और एक जो आजकल प्रचलन में है, फ्लैट। आवासीय वास्तु के संदर्भ में हमारे शास्त्रों का कथन है
कि घास फूस से और तिनकों से गृह निर्माण करने पर करोड़ गुना फल, मिट्टी से गृह निर्माण करने पर 100 करोड़ गुना फल, 10 करोड़ गुना फल, तथा ईंट से गृह निर्माण करने पर 100 करोड़ गुना फल और पत्थर आदि से गृह निर्माण करने पर अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। अब यहां पर चिंतन करने वाला विषय है कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक तो हमारे जो मनीषी हैं, हमारे ऋषि हैं, उनका चिंतन बहुत ही विशाल था। यदि हम तृण आदि से घर बनाते हैं, यदि हम वृक्ष आदि का कटान करते हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण को भी खतरा होता है, हमारा पर्यावरण दूषित होता है, जो हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। यदि हम पत्थर आदि से घर बनाते हैं तो उस घर की जो स्थिरता है वह सैकड़ों वर्ष रह सकता है, उससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं और पर्यावरण संतुलन भी हमारा अच्छा रहता है। इसीलिए कहा गया है, कोटिग्नम तृणजे पुण्यम मृणमये 10 संगुणम ऐष्टिके शतकोटिग्नम शैले अनंतम फलम गृहे। अब हमने यहां पर भूमि चयन भी कर ली कि हमको आवास बनाना है तो कैसी भूमि हमें देखनी होगी, किस भूमि पर आवास बनाना है, जो हमारा भवन, जो हमारा आवास गृह कई वर्षों तक स्थिर रहे और हमारे को उस घर में रहने पर हर प्रकार की सुख सुविधा, धार्मिक, आध्यात्मिक जो हमारा चिंतन है वो हमको वहां पर पूर्ण फलीभूत हो, इस विषय में। और इसके साथ ही अब जब हम घर बनाने जा रहे हैं तो शल्योद्धार की वहां पर विधि बताई है कि भूमि के विजातीय वस्तुओं जैसे हड्डी, कोयला, कपास, कपाल, केश, वल्मी, राख, सर्प, छिपकली आदि जो सरीसृप अंडपिंड हैं, कौड़ी, कपास, जली हुई लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के टूटे हुए बर्तन के टुकड़े, लोहा इत्यादि को शल्य कहा जाता है। अब भूमि को खोदने पर एक पुरुष प्रमाण तक शल्य मिलना गृह स्वामी के लिए अशुभ माना गया है। अतः शल्य निकलने के बाद ही गृह निर्माण आरंभ करना चाहिए। वस्तुतः शल्य के परिगणित वस्तुएं जो वो शल्य हैं, वो जो भूमि में रहते हैं, जितनी भूमि स्थान पर वो रहते हैं, वो भूमि को क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं, जिस कारण भार युक्त गृह निर्माण होने पर भवन के धंसने का अत्यधिक भय बना रहता है। इसलिए जो हम नींव रखते हैं उसको एक पुरुष प्रमाण तक बताया गया है। अब वास्तुपद व गृह कक्ष विन्यास की मैं बात करता हूं। आवास अथवा मकान की प्रकल्पना ही वास्तुपद विन्यास कहा जाता है। कहा जा सकता है कि भवन निर्माण की क्रियान्विति का प्रथम चरण वास्तुपद विन्यास ही है। भवन, नगर, ग्रामादि में किस दिशा में वास्तु क्षेत्र के कितने भाग पर कौन सा निर्माण प्राकृतिक तत्वों व पंच महाभूतों के सामंजस्य से शुभाशुभ होगा, यह वास्तुपद विन्यास से ही ज्ञात होता है। कार्य की प्रकृति एवं गुण धर्मिता के आधार पर तत्संबंधी 45 देवों की परिकल्पना वास्तुशास्त्र प्रस्तुत करता है। अब जो वहां पर 45 देवों की परिकल्पना की गई है, उनका पूजन का विधान बताया गया है, इसमें भी वैज्ञानिकता है। वहां पर जब हम घर निर्माण करते हैं तो ज्योतिष के आधार पर वहां पर हम मुहूर्त आदि का चिंतन करते हैं। वास्तुपद विन्यास में रिक्त स्थानों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें आकाश तत्व हेतु समुचित स्थान तथा वायु संचरण के व प्रकाश के लिए अधिक स्थान मिल सके। वास्तुपद के अनुसार गृह निर्माण पर कार्यानुसार कक्षों को व्यवस्थित किया जा सकता है। सर्वविदित ही है कि मनुष्य अपने सुख सुविधाओं, पुरुषार्थ चतुष्टय, धार्मिक कृत्यों, उन्नति व
शांति के लिए घर का निर्माण करता है। यदि हम चिंतन करें कि हम प्रातःकाल अपने ऑफिस के लिए अपने कार्य क्षेत्र में निकलते हैं और उसी कार्य क्षेत्र में हम रहें, वहीं अपनी रात गुजारें, तो कैसा लगेगा? इसी प्रकार इसी चिंतन को जब हम शाम को वापस घर आते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, अपनी पत्नी बच्चों को देखते हैं, तो हमारा मन, जो दिन भर की हमको थकान लगी रहती है, जो शांति रहती है, वो सब दूर हो जाती है। इसी दृष्टि से, इसी उद्देश्य से घर का निर्माण किया जाता है। गृह कक्ष विन्यास के संदर्भ में शास्त्र का कथन है कि दिशाओं के आधार पर कक्ष विन्यास करना चाहिए। जैसे जो घर है, तो घर के पूर्व में श्री गृह अर्थात निधि कोष बनाना चाहिए, आग्नेय कोण में रसोई घर बनाना चाहिए, दक्षिण में शयन कक्ष होना चाहिए, नैऋत्य में अस्त्र शस्त्रागार होनी चाहिए, पश्चिम में भोजन कक्ष होना चाहिए, वायव्य में, जो हमारा वायव्य कोण है, उसमें धन संचय कक्ष होना चाहिए, उत्तर में जो भंडारण या स्टोर कक्ष है उसको बनाना चाहिए, ईशान कोण में देवालय, पूर्व व आग्नेय के बीच में दधिमंथन आदि जो कक्ष की हमारे यहाँ परिकल्पना की गई है, दक्षिण व आग्नेय कोण के बीच जो घृतादि संचय कक्ष है उसकी कल्पना है, दक्षिण व नैऋत्य के बीच शौचालय, पश्चिम व नैऋत्य के बीच विद्याभ्यास के लिए कक्ष, पश्चिम व वायव्य के बीच क्रंदन आदि का जो हमारे प्राचीन शास्त्र है उसमें वर्णन मिलता है, उत्तर व वायव्य के मध्य रतिगृह, उत्तर व ईशान के मध्य औषधि कक्ष तथा पूर्व व ईशान के मध्य वस्तु भंडारण कक्ष बनाना चाहिए। घर के मध्य भाग को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म स्थान कहा गया है, जिसका विशेष महत्व है तथा इस स्थान को खुला रखने का निर्देश शास्त्रों ने किया है। इसके पीछे ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक चिंतन है। इस स्थान से सूर्य का प्रकाश घर पर निरंतर पड़ता रहता है, जिससे स्वास्थ्य वर्धक जो विटामिन्स हैं, डी व विषाणुनाशक शक्ति है, उनका समावेश होता है तथा वर्षा के समय वर्षा का जो जल है वो भूमि का जो आंगन है, जिसको आंगन की परिकल्पना वहां पर की गई है, घर के आंगन में वह वर्षा का जल गिरता है और वह जल भूमि के अंदर समाविष्ट हो जाता है, जो कालांतर में हमें पीने योग्य जल के रूप में प्राप्त होता है। तथा सूतिका गृह का निर्माण नैऋत्य कोण में करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मानना है, शास्त्रों का कथन है, जिस संदर्भ में कहा गया है कि पूर्वस्याम श्री गृहं प्रोक्तम पूर्वस्याम श्री गृहं प्रोक्तम आग्नेयं स्यान् महानसं शयनं दक्षिणस्याञ्च नैऋत्यं आयुधाश्रयम् इत्यादयः। अब आंगन का विचार करते हैं तो वास्तुशास्त्र में भवन के मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान में आंगन की परिकल्पना की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित कहा गया है। इसमें छत भी नहीं होना चाहिए, साथ ही इसके नीचे की भूमि मिट्टी युक्त होनी चाहिए तथा पत्थर, फर्श, टाइल्स आदि से रहित होनी चाहिए। आंगन का जो ढलान है वह पूर्व व उत्तर की ओर ही शुभ माना गया है। पद विन्यास की दृष्टि से आंगन वास्तु क्षेत्र का नवमांश होता है। इस स्थान में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसमें भी आप सब जानते हैं कि विज्ञान ही हमको दृष्टिगोचर होता है। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी लगाए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में आंगन की परिकल्पना संपूर्ण कक्षाओं में शुद्ध वायु व प्रकाश की दृष्टि से किया गया है। साथ ही वर्षा में गिरने वाला जो जल है उसका संग्रहण कर उसे जल स्रोतों की ओर करने से आंगन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसी कारण आंगन खुला एवं निर्माण कार्य से रहित होना चाहिए। वास्तुसम्मत आंगन वर्षा जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जो आजकल के जल प्रदूषण एवं शुद्ध जल प्राप्ति की समस्या के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसा कि हम वर्तमान समय में भी देख रहे हैं कि हमारे देश में शुद्ध जल की कितनी समस्या आन पड़ी है। अब मैं द्वार के विषय में कहता हूं, जो घर का द्वार है उसका विशिष्ट स्थान होता है, क्योंकि घर के द्वार से ही हमारे अंदर कोई भी शक्ति है, व्यक्ति है, वो प्रवेश करते हैं। गृह के जिस भाग में द्वार बनाना हो उसके 9 समान खंड कर दाहिनी ओर से 5 खंड छोड़कर तथा छठे खंड में द्वार बनाना चाहिए। गृह से निकलते समय दाहिने हाथ की ओर दाहिना भाग तथा बाएं हाथ की ओर बायां भाग। द्वार की ऊंचाई 2 खंडों के बराबर होनी चाहिए। लंबाई अथवा चौड़ाई में ही द्वार बनाना हमारे शास्त्रों में शुभ कहा गया है। दीवार के मध्य भाग में भी द्वार बनाने का निषेध किया गया है तथा द्वार के ऊपर भी द्वार नहीं बनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का हमें प्रमाण मिलता है। किंतु वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जहां जिसको जो मन आता है वैसे वो अपने भवन का निर्माण, अपने गृह का निर्माण कर रहा है, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। अब यहाँ पर चिंतन करना चाहिए कि जो उन घरों में लोग रहते हैं और जो प्राचीन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बने हुए हैं, उनकी चिंतन शक्ति, उनमें जो सात्विक सकारात्मकता है, वहां पर जो शांति है, क्या वो दोनों में समान है या उसमें अंतर है, यह चिंतन का विषय है, शोध का विषय है। अब जो हमने द्वार बनाया उसके वेद के विषय में शास्त्र कहते हैं कि मार्ग, वृक्ष, कोना, कूप, स्तंभ, नाली के सामने जो हम घर का द्वार बनाते हैं तो वो अशुभ होता है। क्यों अशुभ होता है? क्योंकि यदि हमारे घर के सामने एकदम मार्ग हो और कोई स्पीड में, रफ्तार में गाड़ी आती है तो वो डायरेक्ट घर के अंदर प्रवेश कर सकती है, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। घर के सामने यदि वृक्ष हो तो उसका जो छांव है वो पूरे दिन हमारे घर पर पड़ेगा, जिससे सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है, प्रकाश है, वो हमारे को नहीं मिल पाएगी। इसीलिए तो यहां पर निषेध किया गया है। किंतु दरवाजे की ऊंचाई से दुगनी दूरी होने पर द्वार भेद का दोष नहीं होता। इसी प्रकार कीचड़, देव मंदिर से भी द्वार भेद कहा गया है। बृहत संहिता, सम्रांगण, सूत्रधार आदि ग्रंथों में द्वार भेद का फल विस्तार से वर्णित है, जो मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। जैसे मार्ग से विद्ध द्वार स्वामी के लिए नाशकारक होता है, वृक्ष से विद्ध द्वार घर के बालकों को कष्टकारक होता है, कीचड़ से विद्ध द्वार शोक देने वाला होता है, देव मूर्ति से विद्ध द्वार विनाशकारक होता है। इसी प्रकार गृह का द्वार यदि स्वयं ही खुल जाता हो तो उन्माद का कारक और स्वयं ही बंद हो जाता हो तो कुल का नाश करने वाला होता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। अब जो द्वार और खिड़कियां हैं घर की, उनको किस दिशा में होना चाहिए, कहां पर अधिक होना चाहिए, इस विषय में भवन के जो उत्तर और पूर्व दिशा है उसमें द्वार व खिड़कियां अधिक रखनी चाहिए तथा दक्षिण और पश्चिम दिशा में खिड़कियां और द्वार कम रखने चाहिए। द्वार व खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए, विषम नहीं रखनी चाहिए। द्वार पर जो हमारे घर का मुख्य द्वार है उसमें स्वस्तिक, ओम, मंगल कलश, जुड़वा मीन, पंचांगुल हाथ, ओंकार आदि शुभ चिन्ह लगाने से घर में सुख, शांति व समृद्धि रहती है। इसी प्रकार जो घर की सीढ़ी है, भवन की सीढ़ी है, सीढ़ियां दक्षिण व
पश्चिमी भाग में बनानी चाहिए। सीढ़ियों का घुमाव सदैव पूर्व से दक्षिण तथा दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व की ओर होना चाहिए। सीढ़ियां भी हमेशा विषम संख्याओं में बनानी चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूं, जो घर हम बना रहे हैं, जो भवन बनाते हैं, उसमें ग्राह्य और अग्राह्य कास्ट, कौन सा कास्ट हमें उपयोग करना चाहिए, कौन सा उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र में गृह कार्यों में उपयोगी व अनुपयोगी कास्ट के विषय में भी मनीषियों के द्वारा गहन व मनन चिंतन किया गया है। भारतीय मनीषियों ने कास्ट की वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए अपने सुदीर्घकालिक चिंतन के आधार पर गृह कार्य में ग्राह्य व अग्राह्य कास्टों को परिगणित किया है। समरांगण सूत्रधार ग्रंथ में गृह कार्य में कौन सा कास्ट उपयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में कहा है, खदिरो बीज कशालो मधु का शाकपिम शिंशपो सार्जार्जुना जनाशोका खदिरो रोहिणी तरुहु विकंकलो देवदारु श्रीपर्णी चादयस्तथा कुटुंबिनाम्नि प्रोक्ता पुष्टिदा जीवदास्तथा। अर्थात खैर, विजयसार, शीशम, महुआ, सागवान, शिंसपाद, सर्ज, अर्जुन, करंज कहते हैं, अशोक, रोहिणी, कुटकी, देवदारू, श्रीपर्णी आदि वृक्षों को गृह निर्माण कार्य में उपयोग करना अत्यंत शुभ व प्रशस्त माना गया है। इसी प्रकार गृह निर्माण में त्याज्य काष्ठों के संदर्भ में कहा गया है कि बरगद, पाकड़, गूलर, आम, नीम, सेहुड़, बहेड़ा, दग्ध वृक्ष की लकड़ी, कांटेदार वृक्ष की लकड़ी, वरगद, पीपल, कैथ, अगस्त, सेजन, ताड़, इमली आदि जो वृक्ष हैं, इनकी लकड़ी गृह निर्माण कार्य में वर्जित व निंदित बताई गई है। इसी प्रकार पुरातन भवन की लकड़ी भी नए घर निर्माण में वर्जित बताई गई है। ऐसा करने पर निवासकर्ता के लिए कष्टकारक होता है। इस संदर्भ में शास्त्र कथन है, नूतने नूतनम काष्ठम जीर्णे जीर्ण प्रशस्यते जीर्णे च नूतनम श्रेष्ठम नो जीर्ण नूतने शुभम। अब नूतन गृह निर्माण करते समय ईंट, पत्थर, मिट्टी, रेत, लोहा, तृण, लकड़ी इत्यादि सब कुछ नया ही उपयोग करना चाहिए, ऐसा हमें वास्तुशास्त्र में मिलता है। अब गृह सज्जा की बात करते हैं, तो गृह सजावट में भी वस्तुओं के कार्य, प्रकृति, गुणधर्मिता के देखते हुए सुनियोजित करने का परामर्श वास्तुशास्त्र में मिलता है। भारी वस्तुएं दक्षिण नैऋत्य या नैऋत्य पश्चिम में रखना शुभ माना गया है। इसी प्रकार अग्नि तत्व संबंधी वस्तुएं आग्नेय कोण में, जल तत्व संबंधी वस्तुएं पश्चिम में, वायु तत्व संबंधी वस्तुएं वायव्य या उत्तर दिशा में रखनी शुभ मानी गई है। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से शयन कक्ष में देवस्थान या प्रतिमा लगाना वर्जित कहा गया है। गृह सज्जा में रामायण, महाभारत आदि युद्धों के चित्र, ऐन्द्रजालिक चित्र, प्रशस्त या काष्ठ से बनी राक्षस आदि की मूर्ति, रोते हुए, रौद्र, दीनहीन, त्रास, करुण, विभत्स, रसयुक्त चित्र या मूर्ति, अग्निदग्ध भवनादि, रुक्ष भवन भग्नादि वृक्ष, गिद्ध, उल्लू, कपोत, कौवा, गधा इत्यादि उग्र पशु पक्षियों के चित्र वास्तुशास्त्र में वर्जित कहे गए हैं। अब मैं थोड़ा सा वास्तुशास्त्र में वैज्ञानिकता कैसे है, कैसे इसे विज्ञान कहा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में 3 शक्तियां जो विशेष रूप से उनका हमको यहाँ पर वर्णन मिलता है, जिसमें भूशक्ति, खगोलीय शक्ति और ऊर्जा शक्ति। वास्तुशास्त्र को विज्ञान सम्मत बनाने में
सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण ब्रह्मांड सूर्य की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करती है। पृथ्वी पर अगर जीवन है तो वह सूर्य के कारण है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में पूर्व व उत्तर दिशाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार पूर्व दिशा से ही हमको मिलती है। किसी भी घर या प्रतिष्ठान में सूर्य की ऊर्जा का आगमन ईशान कोण से ही होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। वास्तुशास्त्र में जो भी हमारे मनीषियों ने चिंतन किया है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। और जैसे कि सजावट की दृष्टि से देखें, कलात्मकता की दृष्टि से देखें तो हमको नागर शैली, वेसर शैली, द्राविड़ शैली, कत्यूरी शैली आदि शैलियां मिलती है। हम प्राचीन वास्तु शास्त्र के अनुसार जो बने हुए भवन हैं उनमें भी देख सकते हैं कि वहां पर कितने सुंदर सुंदर हमको चित्र देखने को मिलते हैं। तथा एक विषय यहाँ पर कहना चाहता हूं अंत में कि उत्तराखंड में सब लोग यमुनोत्री को जानते हैं। यमुनोत्री गांव में एक भवन है, जो भवन वज्रलेप से बना हुआ है और वो सैकड़ों वर्षों से है। इसी प्रकार उत्तरकाशी में रैथल नाम के गांव में इसी प्रकार का एक भवन है जो कि सैकड़ों वर्षों से है। वो कितने भूकंप और कितने आपदाएं सहन कर चुका है, लेकिन उन भवनों को कुछ नहीं होता है। लेकिन आजकल जो भवन बन रहे हैं बनते बनते ही गिर जाते हैं, या भवन बनाने के बाद उसमें गृह प्रवेश से पूर्व ही कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमको उसमें भी चिंतन करना चाहिए कि क्या वास्तुशास्त्र के द्वारा निर्मित जो भवन हैं, गृह हैं, उनमें क्या वैज्ञानिकता है, क्यों वो सैकड़ों वर्षों तक स्थिर रहते हैं, क्यों वहां पर सुख शांति और समृद्धि है। परिवार संयुक्त होते थे, आज परिवार संयुक्त नहीं रह पा रहे हैं। ये सब शोध का विषय है, चिंतन का विषय है। और समय अधिक न लेते हुए, क्योंकि अब अन्य भी वक्ता हैं जो बोलने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस संगोष्ठी के जो आयोजन करता हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, गुरु चरणों में वंदन करता हूं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।